हेलो स्टूडेंट। तो भाई नेक्स्ट लेक्चर पर हम आते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या है? केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस। ओके, तो जाहिर हैलोजेन का मतलब तो सभी लोग समझ ही रहे हो भाई कि एरीन मतलब एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन हो और बेंजीन के ऊपर कोई हैलोजन हो तो दैट इज हैलोजेन। तो इसके केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे इसके पहले केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन यानी कोई एल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ, इसके रिएक्शंस पढ़ रहे थे। ओके, अब इसके रिएक्शंस हमें पढ़ने हैं भाई हैलोएरीन के। तो फिलहाल केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलोएरीन का। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये वर्ड लगभग सभी लोग जान ही रहे हो। यानी ऐसा रिएक्शन इसके पहले हमने पढ़ा था कि एल्काइल यदि हैलाइड हम लेते हैं और कोई न्यूक्लियोफाइल जस्ट लाइक यदि मैं बात कर रहा हूं CH3 CH2 X हैलोजन है। हैलोजन का मतलब सभी लोग जान रहे हैं FCl Br I, इनमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है X की जगह। तो हम बात करते हैं कि यदि हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करा रहे थे, न्यूक्लियोफाइल यानी नेगेटिव चार्ज हमारा क्या स्पीशीज होता है, क्लियर है? कोई जरूरी नहीं है नेगेटिव चार्ज हो, बट मोस्टली नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होता है और इसका सिंबल NO- से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जाकर यार किसी को सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये न्यूक्लियोफाइल जाकर किसी को हटाकर उसकी प्लेस पर लग जाता है। तो हमने इसके पहले देखा था ये एल्काइल हैलाइड हैलोएल्केन की बात कर, हैलोएरीन अभी नहीं, पीछे का मैं समझा रहा हूं। न्यूक्लियोफाइल यार, ठीक है, यदि हम हैलोएल्केन लेते हैं तो इस कंडीशन में हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डेल्टा नेगेटिव आ जाता है, डेल्टा पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल यार पॉजिटिव वाले पॉइंट पर जाकर अटैक करता है और जुड़ता है और हैलोजन को बाहर निकाल देता है। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन। ये हमने पीछे के रिएक्शन से पढ़ा, क्लियर? तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा पीछे के रिएक्शंस में, लेकिन अब हमें पढ़ना है उसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, मतलब किसके साथ? हैलोएरीन के साथ। तो सेम कॉन्सेप्ट, यानी कि हम अब हैलोएरीन लेते हैं, हैलोएरीन, क्लियर? और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है तो हम जरा देखते हैं क्या प्रोसेस। तो कॉन्सेप्ट वही है, ध्यान देना। यहाँ पर जो कार्बन होगा, यहाँ जाहिर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। ये कार्बन जो होगा हेलो जिसके साथ X जुड़ा है, इसके ऊपर पॉजिटिव पॉइंट आएगा। तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यार हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पर अटैक करना चाहिए और X को रिमूव करना चाहिए, क्लियर है? X को रिमूव होना चाहिए भाई, यही है ना भाई। लेकिन ये रिएक्शन इजिली नहीं होता, यानी कि ये प्रोसेस डज नॉट टेक प्लेस इजिली, यानी ये प्रोसेस इजिली नहीं होता। इसके पहले हमने देखा था उसमें तो आसानी से न्यूक्लियोफाइल भाई अटैक करके जाकर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहा था, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हैलोएरीन केस में इजिली नहीं मिलता, यानी न्यूक्लियोफाइल जाकर, ठीक है, इस हैलोजन को इजिली नहीं हटा पाता, क्लियर है, कार्बन से जुड़कर। ओके, तो जाहिर सी बात है कुछ तो कुछ रीजन होगा, तभी तो नहीं हो पा रहा है। तो उन रीजंस की बात करते हैं। तो रीजन तो जनरली एक आध माइंड में आ रहा होगा, लेकिन कई सारे रीजन है इसके, सबको एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट यार रीजन की बात करते हैं। रीजन, ठीक है, तो रीजन यदि बात करें, फर्स्ट हमारा रीजन है ड्यू टू रेजोनेंस। पहला हमारा क्या है भाई? ड्यू टू रेजोनेंस या रेजोनेंस इफेक्ट, जो भी लिखना चाहो लिख लो, रेजोनेंस या रेजोनेंस इफेक्ट।
यानी रेजोनेंस या रेजोनेंस इफेक्ट के कारण ये मतलब सिचुएशन आती है कि आसानी से रिएक्शन नहीं होता है। तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या क्लियर है, या रेजोनेंस के कारण क्यों नहीं होता, थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि बात करें हैलोएरिन, तो जाहिर सी बात है कोई भी हैलोजन है यार, तो एक से दिमाग में होगा कोई भी हैलोजन है, उसके पास आउटर मोस्ट में जस्ट लाइक Cl या आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। जब एक बॉन्ड बना लेगा कितने बचेंगे, 6 पेयर लोन पेयर्स बचेंगे। यानी हैलोजन कोई भी हो, इसके पास एक बॉन्ड बनाने के बाद 6 हमारे क्या है इलेक्ट्रॉन्स एज अ लोन पेयर बचे रहते हैं। यानी कह सकते हो 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ऑलरेडी ये सबने पढ़ रखा है कि ये लोन पेयर यानी कि कोई हमारा क्या हो, कोई स्पीसीज जुड़ा हो जिसके ऊपर लोन पेयर हो, तो बेंजीन रिंग क्या है उसको विड्रॉ करता है और उन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ कंजुगेशन में ले लेता है, मतलब अपने साथ रोटेट कराने लगता है। तो ये इलेक्ट्रॉन, इसको रेजोनेंस बनाना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये हम नहीं लेते हैं, ये जनरली अल्टरनेट फॉर्म लेते हैं क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसी के सहारे हम बना पाएंगे। तो नेक्स्ट सिचुएशन आते हैं, क्या होगा भाई, ये लोन पेयर यहां पर विड्रॉ हुआ, और एक चीज रेजोनेंस में आपने पढ़ा है कि रेजोनेंस में लोन पेयर है, वो लोन पेयर डायरेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जंप नहीं करता। लोन पेयर है तो वो बगल में बॉन्ड बन के ही आगे शिफ्ट होगा। क्लियर है, तो ये लोन पेयर बगल में बॉन्ड बनने जाता है। लेकिन एक थोड़ा सा आप केयर करो, तो यहाँ कार्बन है, कार्बन के कितने बॉन्ड पूरे हैं भाई, 2 बॉन्ड इधर से, एक इधर से, 3 और ऊपर 4 पूरे हैं। लेकिन जैसे यहाँ यार एक बॉन्ड बनेगा, लोन पेयर बनाएगा आकर 5 बॉन्ड हो जाए, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं रख सकता, जिसके कारण कार्बन को एक अपना 5 बॉन्ड जो है ब्रेक करना पड़ता है और ये आगे शिफ्ट हो जाता है। ये सीक्वेंस शुरू हो जाती है। यानी नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आएगा भाई रेजोनेंस का, यानी X, ये 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर तो बॉन्ड बना लिया भाई, और बचा क्या, ये 2 बॉन्ड बचे, और यहाँ का बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, वो एक बॉन्ड टूट रहा है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले आए। क्लियर है, लेकिन यहाँ पर आए तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का था, एक ही एक्स्ट्रा इस कार्बन पर गया ना भाई, तो 1 नेगेटिव हम लगाते हैं। यानी 2 इलेक्ट्रॉन तो गए लेकिन एक एक्स्ट्रा गया, देयरफॉर 1 नेगेटिव। क्लियर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स को एटम के पास जाते हैं उतने नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। और 1 मोर थिंग, ये दोनों हमारे क्या भाई, इलेक्ट्रॉन X ने अपने बॉन्ड बनाने के लिए दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन तो X के पास ही रहा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन इससे दूर हो गया। जब दोनों इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ रखे तो एक तो इसके पास है, एक कार्बन के पास चला गया, तो देयरफॉर X पर क्या आ गया भाई, पॉजिटिव चार्ज। ओके, और फर्दर अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये यहाँ मूव करेगा, ये यहाँ मूव करेगा, तो आगे आप ड्रॉ कर सकते हो, आपने इसको बहुत प्रॉपर वे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो हम ये देख रहे हैं, ध्यान देना कि हम ये ध्यान देना हमारा मेन टारगेट क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलोजन में इजीली नहीं होता। ओके, क्यों नहीं होता उसके रीजन की हम बात कर रहे हैं। तो पहला रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट में हमने देखा कि रेजोनेंस के कारण, क्लियर है, कि कार्बन और हैलोजन में ठीक है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जा रहा है, पार्शियल, यानी ये, और हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिलेगा, लेकिन डबल बॉन्ड कैरेक्टर परमानेंट नहीं है। ध्यान देना, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है भाई, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड मिलेगा, फिर लास्ट में इसी तरह आ जाएंगे, डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड यार परमानेंट नहीं है, तो इसको डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर कुछ देर के लिए हट रहा है, ये सिचुएशन आ रही है। रेजोनेंस पढ़ा है भाई, ये सारे स्ट्रक्चर लगातार इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड क्या है, पार्शियली डेवलप हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि रेजोनेंस के कारण कार्बन और हैलोजन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण यार हैलोजन का निकलना उतना इजी नहीं है जितना यार क्या था, हैलो एल्कीन में था। हैलो एल्कीन में कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आ रहा था भाई,
तो इस कारण यहाँ पर आसानी से ये टूट कर निकल जा रहा था, लेकिन इसमें रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण एक्स आसानी से नहीं निकलता। जाहिर सी बात है, जब निकलेगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल के लिए आने की जगह बनेगी भाई। तो तभी तो सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक को हटाकर दूसरे को आना, तो ये नहीं आ पाता। ओके, एक रीजन हो गया, एक रीजन हो गया भाई। नाउ नेक्स्ट आते हैं सेकेंड रीजन। सेकेंड रीजन, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन state of carbon in CX bond। CX बॉन्ड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। क्लियर है? ध्यान देना, एक तरह से हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि हेलो एल्केन में एक्स निकल जा रहा था और हेलोरीन में नहीं निकल पा रहा। ओके, तो अगेन आते हैं कि हमने जस्ट लाइक एक हेलो एल्केन लिया। हेलो एल्केन जो रिएक्शन हो जा रहा था, ये हमारा एक हेलोरीन हम लेते हैं, हेलोरीन हमारा ये है। तो जाहिर सी बात है, हेलो एल्केन में भी कार्बन से एक्स जुड़ा था, हेलो एरीन में भी यहाँ कार्बन है, कार्बन से एक्स जुड़ा। बट यार यहाँ कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट क्या था? sp3 था। मैं इसे रेड से लिख दे रहा हूं, ठीक है? क्या था भाई? sp3 था, और यहाँ कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है? sp2। क्लियर है? sp3 में सभी को मालूम है, sp3 का मतलब एक s का ऑर्बिटल है, मतलब टोटल एक s का ऑर्बिटल है, p के 3, मतलब टोटल 4 ऑर्बिटल है, जिसमें s का 1 है, p के 3 है। यानी 4 ऑर्बिटल में s का 1 ऑर्बिटल है, तो इसका परसेंटेज कितना हुआ भाई? 25, क्योंकि 25 यानी टोटल 100% के रिस्पेक्ट में, ठीक है? इसको कितना परसेंट मिला है? 25। यानी यहां सिंपली क्या है भाई? 25% s कैरेक्टर है, 25% s कैरेक्टर। जबकि यहां पर क्या है भाई? 3 ही ऑर्बिटल है, एक s का, p के 2, तो s को कितना परसेंट मिला? 33%। तो 33% s कैरेक्टर है भाई यहां। और एक चीज दिमाग में रखना, यदि पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो फिर से दिमाग में रखना कि मोर s कैरेक्टर, ठीक है, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। क्लियर है? मोर s कैरेक्टर, एक चीज दिमाग में रखनी है, मोर s कैरेक्टर या परसेंटेज क्या होगा भाई? शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, ठीक है? शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होगा, ये हमेशा माइंड में रखना भाई। ओके, तो सिंपल सा कह सकते हो कि यहां पर बॉन्ड की जो लेंथ थी, ठीक है, सी एक्स के बीच ये ज्यादा थी, और यहाँ बॉन्ड की लेंथ छोटी है। और छोटा बॉन्ड क्या होता है भाई? हमेशा मजबूत होता है। छोटा बॉन्ड क्या होता है? मजबूत होता है, जिसके कारण यहां से एक्स को निकालना मुश्किल है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग प्रॉपर वे में लिख लीजिएगा। फिलहाल चूंकि सारे रिटर्न वर्क में नहीं लिख नहीं सकता यहाँ, क्लियर है? ज्यादा लेंथी हो जाएगा लेक्चर और सारी। तो sp2 के कारण यानी मोर एस कैरेक्टर है, मोर एस कैरेक्टर के कारण यार बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, छोटी होने के कारण यहाँ एक्स से रिमूवल थोड़ा डिफिकल्ट है, जिसके कारण इसमें सब्स्टिट्यूशन मिलना मुश्किल है भाई। जबकि यहाँ पर थोड़ा बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, क्लियर है? बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, जिसके कारण हमारा क्या भाई? आसानी से एक्स टूट कर निकल सकता है। ओके, तो ये सेकेंड रीजन है। नाउ कम टू द थर्ड रीजन। थर्ड रीजन पर आते हैं भाई अपने। थर्ड रीजन, ड्यू टू अनस्टेबिलिटी of phenylketones formed after
self ionization, formed after self ionization. ठीक है भाई, ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन फॉर्म्ड आफ्टर सेल्फ आयोनाइजेशन। मीन्स यदि हम बात करें हेलोएरीन की, और हेलोएरीन में ये X है, हम ये मान लेते हैं कि चलो भाई X यार अपने आप, यानी ये डेल्टा निगेटिव है, ये डेल्टा कार्बन है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। वी नो दैट पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस यदि होते हैं माने पार्शियल, तो कभी कभी वो आयोनाइज हो जाते हैं। जैसे पढ़ा हुआ है HCl है, HCl में भी डेल्टा प्लस डेल्टा Cl है, तो हम पानी में डालते हैं वो आयोनाइज हो जाएगा, H प्लस अलग Cl माइनस। पढ़ा है भाई, क्लियर है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यदि मान लेते हैं कि ऐसे ये सेल्फ आयोनाइजेशन हो गया और X निकल गया, क्लियर। तो भाई X निकल हो गया सेल्फ आयोनाइजेशन के थ्रू, तो फिर यार जगह खाली हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक अटैक की पॉसिबिलिटी बन रही है। लेकिन क्या प्रॉब्लम आती है देखते हैं। यानी यदि हमारा ये, बल्कि मैं इसको अल्टरनेट कर दे रहा हूं, पढ़ा है कि बेंजीन रिंग में या तो डिलोकलाइजेशन के कारण हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक सर्कल बना सकते हैं, या अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो सेल्फ आयोनाइजेशन हुआ, तो ध्यान देना भाई X इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो X मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो X जब निकलेगा तो क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर निकलेगा साथ में। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर निकलेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन गया, और साथ में X माइनस बन गया। ये सपोज है सेल्फ आयोनाइजेशन हुआ, सेल्फ आयोनाइजेशन, ये सिचुएशन आई। तो ये सिचुएशन आई तो फिनाइल केटायन जो बना, फिनाइल केटायन, ठीक है, तो ये रेजोनेंस नहीं दे सकता। फिनाइल केटायन में कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं मिलने वाला है भाई। और पढ़ा है तुमने कि यदि हमारा रेजोनेंस मिलता है, ठीक है, तो वो स्टेबल, वो स्टेबल होता है, ओके। तो यहाँ इसमें तो रेजोनेंस मिल रहा है। ये जब मतलब आयोनाइजेशन नहीं हुआ था तो हमने पढ़ा कि यार ये हेलोएरीन है, हेलोएरीन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चल रहा है भाई, जबकि उससे बनने वाली स्पीसीज, दिस इज द फिनाइल केटायन, दिस इज कॉल्ड फिनाइल केटायन, ये फिनाइल केटायन है भाई। तो फिनाइल केटायन को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं देता, क्लियर है, ठीक है, यानी इट इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, क्लियर है, जबकि ये ऑलरेडी पहले से रेजोनेंस स्टेबलाइज, मतलब रेजोनेंस ये दे रहा है। यानी रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, यानी कि ये अनस्टेबल स्पीसीज है। और हमने एक बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि यदि बनने वाली चीजें अनस्टेबल है, ठीक है, तो वो रिएक्शन या वो प्रोसेस इजिली प्रोसीड नहीं होते। यदि बनने वाली स्पीसीज स्टेबल है तभी वो इजिली प्रोसीड होते हैं। तो यानी क्या लिखेंगे भाई, इट इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इट इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, देयरफॉर इट्स फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस इजिली। यानी ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, जिसके कारण ये नहीं बनेगा, क्लियर है, इजिली। और जब ये इजिली नहीं बनेगा, जगह नहीं खाली होगी भाई, जगह नहीं खाली तो क्या है, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक नहीं करेगा, यहाँ अटैच नहीं हो पाएगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं मिलने वाला, ओके। तो ये हो गया थर्ड, हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट, फोर्थ आते हैं भाई, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पर आते हैं। तो फोर्थ पॉइंट आते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भाई। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन यहाँ सेंस दे रहा है, रिपल्शन मतलब वर्ड जान ही रहे हो। तो यहाँ छोटी सी बात करते हैं, इसका मतलब क्या है। यदि बात करें हेलोएरीन, हेलोएरीन, हेलोएरीन
और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है, यही हमारा है ना भाई सिचुएशन। क्लियर? तो यार न्यूक्लियोफाइल, मैं बार बार बोला, न्यूक्लियोफाइल यार इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होता है जिसको हम Nu माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सिंपल वर्ड में तुम समझ लो क्या निगेटिव चार्ज होता है। क्लियर है? या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ओके, न्यूक्लियोफाइल तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर है सफिशिएंट, और यहाँ पर यार जाहिर देख ही रहे हो कि यार पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पूरे सर्कुलेशन में है, यहाँ पर लोन पेयर भी है और ये लोन पेयर भी कंजुगेशन के साथ रिंग में जा रहे हैं, यानी ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ सफिशिएंट है, टू मच है। क्लियर है? यानी यहाँ पर क्या है भाई, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। न्यूक्लियोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो जाहिर ये भी निगेटिव चार्ज, ये भी निगेटिव चार्ज स्पीसीज, तो क्या निगेटिव निगेटिव आसानी से पास में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो वही चीज है, इनके बीच यार रिपल्शन होता है, यानी एक दूसरे को ये पुश करते हैं। जब पास में नहीं आएगा तो रिएक्शन कैसे होगा? क्योंकि यार दो स्पीसीज के बीच रिएक्शन होने के लिए जरूरी है कि केस दोनों स्पीसीज एक दूसरे के पास आए, क्लोज आए, तभी तो रिएक्शन होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन यानी इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसके कारण इसमें रिएक्शन नहीं हो पाता इसलिए। ओके, तो हमने कहा इजिली नहीं हो पाता, ध्यान देना भाई, ये वर्ड जो है हम ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम नहीं होता, इजिली नहीं होता, लेकिन जाहिर सी बात है भाई कि जो चीजें जब नहीं हो उनको जबरदस्ती बहुत सारे उपाय होते हैं कि कराया जा सकता है। क्लियर है? तो वही चीज है कि ये इजिली रिएक्शंस नहीं होंगे, लेकिन थोड़े स्पेशल कंडीशन दे दिए जाए, यानी ड्रास्टिक कंडीशन कह लो कि ड्रास्टिक कंडीशन में ये रिएक्शंस कराए जा सकते हैं। ओके, बट हम अब इसी ये टॉपिक हमारा यही चल रहा है, ठीक है। अब उसके आगे आते हैं, बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस reaction may be carried out। यानी अंडर ड्रास्टिक कंडीशन रिएक्शन को कराया जा सकता है। क्लियर है? तो ड्रास्टिक कंडीशन मतलब वही यार बहुत टेम्परेचर दे दे, प्रेशर दे दे, यही है ड्रास्टिक कंडीशन। क्लियर है? तो आते हैं सिंपली ड्रास्टिक कंडीशन में, जस्ट लाइक हेलोएर की हेलोएरिन हमने लिया था, हेलोएरिन में क्लोरोबेंजीन लेते हैं बेसिकली, क्योंकि एक कंडीशन की बात करनी है, कंडीशन के लिए एक स्पीसीज लेनी पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग कंडीशन होगी। तो फिलहाल एक क्लोरोबेंजीन जो मोस्ट कॉमन है उसको हम फॉलो करते हैं। जाहिर सी बात है सब्स्टिट्यूशन कराना था, पिछले रिएक्शन में हमने देखा, पिछले ये लेक्चर्स में, कि सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्वस कंडीशन ले रहे थे और एल्कोहलिक जब ले रहे थे एलिमिनेशन हो रहा था, याद है भाई? तो उन्हीं के साथ यहां भी हम क्या करते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन चल रहा है ना भाई। क्लियर है? तो एक्वस NaOH ले लेते हैं, NaOH। क्लियर है? एक्वस NaOH के साथ हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ड्रास्टिक कंडीशन थोड़ा सा हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ठीक है, इन सारी चीजों को अप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिलता है भाई, हमें ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मिल जाता है भाई। क्लियर है? तो हाई प्रेशर यानी 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 atm प्रेशर अप्लाई कर दें, फॉलोड बाय HCl, ठीक है, एसिड। क्लियर? तो ये हमें मतलब NaOH से ट्रीट करना है इतने टेम्परेचर, इतने प्रेशर पर, और उसके बाद HCl, ठीक है, ऐड करना है। तो इस कंडीशन में हमें क्या मिल जाता है भाई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिल जाता है, यानी फिनॉल हो गया भाई, Cl हटकर OH आ जाता है। ओके।
तो ड्रास्टिक कंडीशन में हम बात करें, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन रिएक्शन में भी कैरीड आउट, तो ड्रास्टिक कंडीशन में हम रिएक्शन को करा सकते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर दे दें, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के साथ, तो हमें क्या है भाई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजिली मिल जाएगा। ओके, तो नाउ कम टू द नेक्स्ट आते हैं। एक चीज कि यहां पर हमने बता तो दिया, चलो भाई हो सकता है, लेकिन एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं और उसको आप सर्च आउट करिएगा, नहीं होगा तो फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे कि ड्रास्टिक कंडीशन में ठीक है रिएक्शन तो करा दिया। ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो आर्ट है कि यदि हम क्या करें, जाहिर सी बात ये हमारा हेलोएरिन हमने लिया है, हेलोएरिन यानी क्लोरोबेंजीन लिया, चलो भाई इसी को ले लेते हैं। दिस इज आर्थो पोजीशन मेटा पैरा, आर्थो मेटा पैरा। ओके, ये सिचुएशन है, रिएक्शन हम करा रहे हैं, ये कंडीशन जा रही है, लेकिन सिंपल सा यार यदि हम बात करें, यदि मैं बात करूं यार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये आप जानते हो कि ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करें, इनको आर्थो या पैरा पर मैं लगा दूं, मेटा पर नहीं, ओनली आर्थो एंड पैरा पर, तो ये जो कंडीशन है क्लियर है, थोड़ी सी कम देनी पड़ती है, यानी रिएक्शन इजिली होने लगता है। रिएक्शन क्या है भाई, इजिली होने लगता है, ठीक है। जैसे सिंपल सी मैं बात कर लूं, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में लगा दूं पैरा पर, क्लियर है, तो यही रिएक्शन एक्वस एनएस जो हमने दिया है, सारे कंडीशन दिए हैं, सारी चीजें होंगी, लेकिन ये यार 443 केल्विन पर होगा। ओके, यानी इतनी टेम्परेचर की नीड थी यार, इतनी टेम्परेचर की, लेकिन यार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो 443 पर ही काम होने लगा। ओके, प्रोडक्ट सेम बनेगा। तो वही है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी NO2 की हम बात कर रहे हैं, और भी है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लेकिन पर्टिकुलर NO2 लगाने से ये कंडीशन मिलती है, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे, कंडीशन थोड़ी डिफर करेगी, लेकिन तब भी कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर्थो एंड पैरा पर लगाने से क्लियर है रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, यानी रिएक्शन जो बहुत हाई टेम्परेचर पर हो रहे थे कम टेम्परेचर पर होने लगते हैं, ठीक है। एक लगाया एक जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कम, एक जगह और लगा दूं, आर्थो और पैरा पर ही लगाना भाई, तो और कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, एक जगह और लगा दूं, ठीक है, तो और कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी जितना हम आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी, यानी कम टेम्परेचर पर ही आसानी से रिएक्शंस होने लगेंगे। ओके, समझ रहे हो। तो आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से ऐसा क्या हो रहा है कि रिएक्शन बहुत ही प्रॉपर मतलब इजिली हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा, और इस चीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे, अपनी तरफ से आप फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रॉपर वे में डिस्क्राइब करेंगे। ओके, बाय बाय।